चलिए आज कुछ फास्ट बॉलिंग की बातें की जाए। फास्ट बॉलिंग क्रिकेट का एक बड़ा ही रोमांचित करने वाला हिस्सा है। और जब अभी हमारे यहाँ T20 क्रिकेट टूर्नामेंट में कुछ दिन पहले मयंक यादव ने 157 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से एक बॉल फेंकी तो पूरा देश ही रोमांचित हो गया। फास्ट बॉलिंग अचानक सुर्खियों में आ गई और सब लोग उसके बारे में बात करने लगे। इसके पीछे शायद कारण यह है कि हमारे यहाँ फास्ट बॉलर्स की हमेशा से ही कमी रही और 70 का दशक से पहले तो फास्ट बॉलिंग बहुत ही कम हमारी टीम में देखने के लिए मिलती थी, जबकि विदेशों में उस समय हर टीम के पास अपने फास्ट बॉलर्स थे। फास्ट बॉलिंग क्रिकेट का एक बड़ा ही शानदार अंदाज है बॉल करने का, जिसमें तेज गति से आती हुई गेंदों को छोड़ना हो या उनको हुक करना हो। और अब ये प्रोटेक्टिव गियर्स आने के बाद यानी हेलमेट वगैरह लगाने के बाद में उसको खेलने का अंदाज ही बैट्समैन का बदल गया है। जबकि इन सब के आने से पहले फास्ट बॉलिंग बेहद डरावना एक दृश्य सामने लेकर आती थी क्रिकेट में। याद करें 60 और 70 के दशक की वो राइवलरी ऑस्ट्रेलिया और वेस्ट इंडीज के बीच की, जब विकेट कीपर के साथ 1, 2, 3, 4, 5 खिलाड़ी क्लोज इन और स्लिप्स में खड़े होते थे बल्लेबाज के बल्ले का बाहरी किनारा लपकने के लिए, और सामने से एक बेहद तेज गति का गेंदबाज, चाहे वो फिर थॉमसन हो या लिली हो या मार्शल हो या एंडी रॉबर्ट्स हो, चला रहा हो करीब करीब अपने रनअप से, जो कि बाउंड्री लाइन तक ही जाने लगा था। लेकिन फास्ट बॉलिंग के बारे में अगर और जानना हो तो चलिए 1932 में हुई बॉडी लाइन सीरीज, जब ब्रेडमैन अपने पीक पर थे ऑस्ट्रेलिया में और इंग्लैंड उनसे खेलने के लिए गया, तो इंग्लैंड के क्रिकेट कैप्टन ने उस समय के फास्ट बॉलर लारवुड, जो कि विश्व में उस समय त्रिवतम बॉलर माने जाते थे, उनको लेके एक स्ट्रेटेजी बनाई जिसमें सारे फील्डर्स को ऑन साइड में लगाया गया और लारवुड और उनके साथ के बॉलर्स ने बॉडी की लाइन में बॉलिंग की, जो बेहद ही डरावना एक अनुभव रहा ऑस्ट्रेलियन बैट्समैन के लिए। और उस सीरीज को जाना जाता है बॉडी लाइन सीरीज के नाम से। बल्कि उस समय ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के रिश्तों में तनाव तक पैदा हो गया इस सीरीज के कारण। तो ये था फास्ट बॉलिंग का महत्व। फास्ट बॉलर्स की अगर बात करें तो वेस्ट इंडीज के पास हमेशा से ही बहुत तेज बॉलर रहे, चाहे वो 60 के दशक में हॉल और ग्रिफिथ हो या उसके बाद के सालों में मैल्कम मार्शल हो, एंडी रॉबर्ट्स हो, माइकल होल्डर हो, कर्टली एम्ब्रोज हो, यान बिशप हो। और वेस्ट इंडीज के पास साल दर साल नए तेज बॉलर आते ही रहे। ऑस्ट्रेलिया के पास भी अच्छे तेज फास्ट बॉलर्स हमेशा से रहे, जिनमें जेफ थॉमसन, डेनिस लिली का नाम हमेशा लिया जाता है। इसके बाद के सालों में भी मैकग्रा और मैकडरमॉट, और उसके बाद के सालों में भी लगातार ऑस्ट्रेलिया के पास अपने फास्ट बॉलर्स रहे। इमरान खान, सरफराज नवाज, वसीम अकरम, शोएब अख्तर, वकार यूनुस, ये सब एक से एक आगे बढ़कर तेज गति के गेंदबाज रहे। रिचर्ड हेडली। अगर हम अपने देश की बात करें तो 1932 में जब हमने क्रिकेट खेलना शुरू किया तो हमारी टीम में अमर सिंह और निसार के रूप में उस समय के दो बेहतरीन तेज गेंदबाज मौजूद थे, जिनकी तुलना उस समय लारवुड से की जाती थी। लेकिन उसके बाद के सालों में हमारे पास थोड़ा फास्ट बॉलर्स का अभाव रहा, और बीच के दशकों में जब भी अच्छे बॉलर्स का नाम लिया जाता है तो चाहे वो सुभाष गुप्ते हों, चाहे बापू नाडकर्णी हों या और अन्य वीनू मांकड़ हों, तो हमेशा स्पिनर्स का ही नाम लिया जाता है। और 60s में और 70s में तो हमारी स्पिन चौकड़ी अपनी स्पिन बॉलिंग के लिए ही विख्यात थी, जिसमें थे भागवत चंद्रशेखर और बिशन सिंह बेदी, एरापल्ली प्रसन्ना और वेंकट राघवन। लेकिन हम लोग हमेशा से इंतजार करते रहे कि कब कोई एक फास्ट बॉलर हमारी टीम में भी आएगा। और 70 के दशक में जब कभी कोई मीडियम पेसर टीम में आते तो अचानक ये एक न्यूज़ बन जाती राष्ट्रीय स्तर पे कि
भारत को तेज बॉलर मिल गया। मुझे याद है 70 के दशक में उस समय की वीकली मैगजीन साप्ताहिक हिंदुस्तान ने एक बार एक आर्टिकल पब्लिश किया था जिसमें एक फास्ट बॉलर का हाथ बना हुआ था और नीचे लिखा था रफ्तार के फनकार। बहुत से उस समय के युवा तेज गेंदबाजों ने जिनका सपना था वो काट कर रखा और उसी की तरह से ग्रिप बनाकर बॉलिंग की प्रैक्टिस शुरू की। 70 के दशक में जब स्पिन चौकड़ी अपने पूरे वैभव पर थी तो अब हमारे यहाँ कुछ ऑलराउंडर्स जैसे आबिद अली और एकनाथ सोलकर 2-2, 3-3 ओवर नई बॉल के साथ करते और बॉल की शाइन थोड़ा कम हो जाती ताकि हमारे स्पिनर्स उसको अच्छे से ग्रिप में ले सकें। इतना ही योगदान था उस समय हमारी टीम में फास्ट बॉलिंग के नाम पर। लेकिन कुछ कुछ मीडियम पेसर्स ने धीरे धीरे आना शुरू किया जिसमें थे मदन लाल, करसन घावरी, उसके बाद आगमन हुआ मनोज प्रभाकर और चेतन शर्मा। 70 का दशक खत्म होते होते 79 में आगमन हुआ कपिल देव का और कपिल देव के रूप में मिला भारत को अपना पहला वास्तविक तेज गेंदबाज। कपिल देव के करियर की शुरुआत की कुछ गेंदें वास्तव में बहुत तेज हुआ करती थीं और धीरे धीरे उन्होंने अपनी आउट स्विंग और इन स्विंग को मिक्स किया अपनी बॉलिंग के साथ और वो बन गए एक बहुत ही मैच्योर्ड बॉलर जिसने दशकों तक भारत के सबसे अच्छे बॉलर होने का एक रुतबा कायम रखा। और हम सभी लोग जानते हैं कि 1983 का वर्ल्ड कप जिताने में कपिल देव का क्या रोल था। ये भी कहा जाता है कि कपिल देव के आने के बाद देश में लगातार फास्ट बॉलर्स का आना धीरे धीरे शुरू हुआ। काफ़ी लोगों ने उनको अपने रोल मॉडल के रूप में जाना जिनमें थे श्रीनाथ और फिर वेंकटेश प्रसाद। और बाद के सालों में भी फास्ट बॉलर्स का आना लगातार जारी रहा, चाहे वो जहीर खान हो, चाहे मुनाफ पटेल हो, इरफान पठान हो, या फिर उसके बाद ईशांत शर्मा हो, प्रवीण कुमार, भुवनेश्वर कुमार, और अभी हाल के वर्षों में जसप्रीत बुमराह एक बहुत तेज गति के गेंदबाज हमारी टीम में हमेशा से शामिल रहे। और उनके साथ साथ आना हुआ और अन्य तेज गेंदबाजों का जिनमें शमी हैं। और जब अभी 1-2 साल पहले उमरान मलिक ने एक 157 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से बॉल फेंकी तो फिर अचानक देश ने उनकी तरफ देखा और फिर लगा कि हमारी टीम में फास्ट बॉलर्स का आना और आगे इसी तरह से जारी रहेगा। तो अभी जब कुछ दिन पहले मयंक यादव ने एक बार फिर 157 की स्पीड से बॉल फेंकी तो देश को फिर एक बार लगा, देश को फिर याद आया वो रोमांच तेज गेंदबाजी के साथ जुड़ा हुआ। क्योंकि ये भी एक सच्चाई है कि हमारे बैट्समैन ने हमेशा से ही वर्ल्ड लेवल पे, चाहे वो जेफ थॉमसन हो, लिली हो, मार्शल हो, एंडी रॉबर्ट्स हो या दूसरे तेज गेंदबाज हो, उनको हमेशा फेस ही किया। और अब जब हमारी टीम में भी कुछ इस तरह के बॉलर्स का आना हुआ है तो बहुत जल्दी उम्मीद है कि हम लोग भी वो जो एक बैरियर है जो शोएब अख्तर और जेफ थॉमसन और ब्रेट ली ने हासिल किया जो 160 किलोमीटर की स्पीड का, वो हम भी तोड़ेंगे और हमारी टीम में भी होंगे कुछ ऐसे